कहानी की शुरुआत में हम सैमोरी परिवार में मिस्टर सिनीची और उनकी बेटी मियो को देखते हैं। मियो इस समय रो रही है क्योंकि उसकी मम्मा की मृत्यु हो चुकी है। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही मिस्टर सिनीची अपनी प्रेमिका कनो को अपनी प्रेमिका की बेटी काया को लेकर अपने घर आ जाते हैं। तब से वो मियो के साथ नौकर की तरह व्यवहार करने लगे। वो उसे डांटते हैं और उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जो उससे प्यार करे। वो मियो की मम्मा का पसंदीदा चेरी ब्लॉसम का पेड़ भी कटवा देते हैं। मियो अब 19 साल की हो चुकी है। वो घर की साफ सफाई करती है। वो नौकर के कमरे में रहती है। मियो के सौतेली माँ और सौतेली बहन मियो की और मियो की मम्मा की बुराई करते हैं। मिस्टर सिनीची उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। मियो की बातों को सुन लेती है। दो मेड आपस में बात करती है कि मिस्टर तत्सुसी अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेकर सैमोरी परिवार में आए हैं। मियो की बातों को सुन रही होती है और सोचती है कि शायद उनके बेटे की शादी मुझसे होने वाली है। यह है मेड की मास्टर। वो मेड को बात करने से मना करती है। वो दोनों उनसे माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर तत्सुसी का बेटा है कोजी। वो अपने पिता के साथ सैमोरी परिवार में आया है। कोजी और मियो बचपन के दोस्त हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वो मियो से वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसे खुश रखेगा। वो सैमोरी परिवार से उसे आज़ाद भी करवाएगा। वो काया को नया किमोनो ड्रेस खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मियो से कुछ बात नहीं करते हैं। अगले दिन काया अपनी मामा को ढूंढते हुए किचन में आती है। वहाँ मियो काम कर रही होती है। काया मियो को देखकर हंसने लगती है क्योंकि मियो के चेहरे पर मिट्टी लगी थी। काया मियो को हर समय नीचे दिखाती है ताकि मियो अपने आप को इस दुनिया में बोझ समझ सके। कोजो अपने पिता के साथ मियो के घर पर आया है। मियो पूछती तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है मेरे पिता तुम्हारे पिता से कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। तभी मिस्टर सिनीची मियो को अपने पास बुलाते हैं। मियो सोचती है कि शायद कोजी की शादी उससे होने वाली है, लेकिन उसे पता लगता है कि कोजी की शादी काया से होने वाली है। उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ सहा, मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। मिस्टर सिनीची मियो की शादी कूडो परिवार के लड़के क्योका के साथ तय कर देते हैं। कनोको और काया दोनों ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि क्योको के बारे में एक अफवाह है कि वो बहुत क्रूर इंसान है। कोजी दूर से मियो को देख रहा होता है। मियो अपनी मम्मा के पसंदीदा कटे हुए चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देख रही होती है क्योंकि उसे इस समय अपनी मम्मा की याद आ रही है। पास्ट में कोजी ने अपने पिता से कहा था कि मैं मियो से शादी करना चाहता हूँ। तब उसके पिता ने कहा था कि वो मियो से शादी नहीं कर सकता, उसे काया से शादी करनी होगी। वो जानते हैं कि कोजी चाहता है कि मियो सैमोरी परिवार से आज़ाद हो जाए। कोजी मियो से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो उससे शादी नहीं कर सकता है। मियो कहते हैं मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो उसे नया किमोनो ड्रेस ला कर देते हैं क्योंकि कल वो जाने वाली है। वो कहते हैं क्योको के बारे में एक अफवाह है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो एक क्रूर इंसान है। उसकी फियांसे उसे छोड़कर भाग जाती है। वो अकेले ही क्योका के घर जाने लगती है। वो क्योका के घर पहुंच जाती है। एक मेड दरवाज़ा खोलती है। वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मियो है और मैं यहाँ क्योका से शादी करने के लिए आई हूँ। वो अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मेरा नाम यूरी है। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद वो क्योका से मिलती है। वो क्योका का देखकर हैरान है क्योंकि उसके बारे में जो अफवाह फैली हुई थी वो सब झूठ थी। क्योका दिखने में बहुत खूबसूरत है। वो पूछता है क्या तुम मेरी फियांसे हो? मियो कहती है हाँ। वो कहता है अब से मैं तुमसे जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहूँ तब तुम्हें मरना होगा। वो कहती है ज़रूर। क्योका हैरान हो जाता है। यूरी कहती है क्योका एक बुरा इंसान नहीं है, बल्कि उसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई गई है। वो बहुत दयालु है। मियो मन में कहती है शायद क्योका सोचता है कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी है। जिसके बाद वो सपना देखती है कि बचपन में मिस्टर सिनीची ने मियो और काया के सामने एक टेस्ट रखा। वो सभी सैमोरी परिवार से है। बंद कमरे में बहुत सारी कैंडल्स चली हुई थी। तभी वो एक बक्से को खोलते हैं जिसके अंदर स्पिरिट होती है।
स्पिरिट काया और मियो के करीब आ रही होती है। कैंडल्स पूछने लगती है। काया डर जाती है। तब मिस्टर सेनिची को लगता है कि काया स्पिरिट को देख सकती है। वो सैमोरी स्पिरिट होती है। तब से उन्होंने मियो को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अगले दिन मियो क्योका के लिए खाना बनाती है। यूरी कहती है मियो ने आपके लिए खाना बनाया है। क्योका उसे अपने पास बुलाता है और खाना खाने के लिए कहता है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ खाना नहीं खाया और उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। वो कहता है तुमने ज़रूर इस खाने में जहर मिलाया होगा। वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। क्योका एक कमांडर है। वो अपने सैनिकों को राक्षस जिन्हें ग्रोटेस क्रेकरिज कहा जाता है उन सभी से कैसे लड़ाई करनी है उनकी ट्रेनिंग दे रहा होता है। यह है योशितो, क्योका का दोस्त। वो भी एक सैनिक है जो क्योका के साथ काम करता है। वो उसे परेशानी में देखकर कहता है मैं जानता हूँ तुमने कुछ नए सैनिकों को निकाल दिया है। कहीं तुम्हारी फियांसे घर से भाग तो नहीं गई है। वो कहते हैं चुप रहो, क्या तुम अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो। वो उससे माफ़ी मांगता है और चले जाता है। उसे याद आता है कि यूरी ने कहा था कि मियो एक अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलाया। कोजी सैमोरी परिवार में रहने के लिए आया है। काया कहती है मुझे तुम इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि तुम नौकर से अच्छे से बात करते हो। वो एक छोटे से कमरे को देखता है जहाँ मियो रहा करती थी। वो बस इतना चाहता है कि मियो सुरक्षित रहे। क्योका अपने घर वापस आ चुका है। मियो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने सुबह खाना नहीं खाया। वो कहती है आज रात का खाना यूरी ने तुम्हारे लिए बनाया है। क्योका कहता है मुझे अजनबी के हाथ का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उससे माफ़ी मांगती है। क्योका को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो हर समय उससे माफ़ी मांगती है। क्योका खाना खाते वक्त कहता है ये खाना ठंडा हो चुका है। वो फिर से माफ़ी मांगती है। क्योका को यह सब अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो हर समय उससे माफ़ी मांग रही है। वो कहता है मेरे पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कि मैं इस दुनिया में बोझ हूँ क्योंकि मेरे पास सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है। रात को मियो किचन की सफाई कर रही होती है। तभी क्योका वहाँ आता है और सुबह जो उसने मियो से कहा वो उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है यूरी ने मुझसे कहा कि वो कल देर से आएगी इसलिए तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। मियो सपना देखती है कि बचपन में जब उसकी मम्मा की मृत्यु हो गई तब वो अपने किमोनो ड्रेस को ढूंढ रही थी। उसे अपना ड्रेस कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी एक मेड कमरे में आती है और कहती है कि आपकी सौतेली माँ ने आपकी किमोनो ड्रेस ले ली है। वो अपने पिता के पास जाने लगती है लेकिन कनो को मियो पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। मिस्टर सेनिची अपनी प्रेमिका और काया का साथ देते हैं। नौकर मियो की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो तीनों नौकरों को डांटते हैं। अगले दिन मियो खाना बना रही होती है। तभी यूरी वहाँ आती है। वो कहती है आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। यूरी कहती है कल क्योका ने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना मैं बनाऊँ। वो कहती है आपने क्योका से कहा था कि आप आज सुबह देर से आओगे। यूरी कहती है क्या क्योका ने तुमसे कहा कि मैं देर से आऊँगी। असलियत में वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता है। क्योका मियो को अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। वो मियो के खाने की तारीफ़ करता है। मियो की आंखों में आंसू हो जाता है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी उसके खाने की तारीफ़ नहीं की। वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। मियो उससे माफ़ी मांगती है। क्योका यूरी से कहता है कि मियो का व्यवहार बहुत अजीब है। वो हर समय माफ़ी मांगती है। वो हर समय घर का काम करती है। मुझे नहीं लगता कि वो एक अमीर परिवार से है। मुझे सैमोरी परिवार में मियो किस तरीके से रहती है उसके बारे में पता करना होगा। वो कुछ लोगों को मियो का अतीत जानने के लिए भेजता है। मिस्टर तत्सुशी मिस्टर सेनिची को कॉल करते हैं। वो इस समय गुस्से में है क्योंकि वो मियो की शादी अपने बड़े बेटे से करवाना चाहते थे क्योंकि मियो की मम्मा उसूबा परिवार से है। मियो के खून में उसूबा परिवार का रक्त बह रहा है। वो मिस्टर तत्सुशी के परिवार के लिए अच्छा है। क्योका मियो को अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है। उसने काम से एक दिन की छुट्टी ली है। यूरी मियो का मेकअप करती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही है। क्योका मियो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे मियो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो मियो को अपने साथ टाउन में ले जाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ क्योका काम करता है। तभी तोशितो वहाँ आता है
और मियो को देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। क्योगा कहता है तुम अपने काम पर जाओ। वो कहता है ज़रूर। वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। वो पूछते हैं तुम क्या चाहती हो। मियो कहती है मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। वो आज बहुत खुश है। क्योगा पूछता है क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। वो उससे माफ़ी मांगती है। वो कहते हैं तुम्हें मुझसे हर समय माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तुम्हें यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है। मैं भी तुम्हें नहीं डांटूंगा। मिस्टर सनीची मिस्टर तत्सुशी से मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि वो अपने बेटे की शादी मियो से करवाना चाहते थे। मिस्टर सनीची कहते हैं क्योगा को मियो पसंद नहीं है और वैसे भी वो उससे शादी नहीं करेगा। तब तुम अपने बड़े बेटे की शादी मियो से करवा देना। मिस्टर तत्सुशी मियो की शादी अपने बेटे से इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मियो की माँ उसुबा परिवार से है। काया उनकी बातों को सुनने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई देता है। तभी एक मेड उनके कमरे से बाहर आती है। वो पूछती है ये क्या बात कर रहे हैं। वो कहती है वो मियो के बारे में बात कर रहे हैं। वो मेड पर चिल्लाने लगती है। तभी कोजी वहाँ आता है और उसे चिल्लाने से मना करता है और उसे बोलता है कि तुम मेड पर ऐसे चिल्लाओ मत। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वो मियो के लिए किमोनो ड्रेस खरीदता है क्योंकि यूरी ने उससे कहा था कि मियो अपने कपड़े खुद ही सिलती है। उसने नए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं। वो उदास रहती है। वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती है। वो मुस्कुराती भी नहीं है। वो मियो के बारे में सोचने लगता है। तभी दुकान की मालकिन कहती है क्योगा तुम जिसके लिए ड्रेस खरीद रहे हो तुम्हें उससे प्यार करना होगा नहीं तो वो किसी और से प्यार करने लगेगी। मियो एक ड्रेस को देख रही होती है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। क्योगा पूछते क्या ये खाने में स्वादिष्ट है। वो कहती है हाँ। क्योगा कहते तुम्हारी बातों से तेल नहीं लग रहा है और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। मियो उससे माफ़ी मांगती है। वो मन में कहती है अगर क्योगा को पता लगा कि मेरे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है तब वो मुझे छोड़कर चले जाएगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। क्योगा मियो को तोहफे के रूप में कंगा देता है। वो क्योगा के कमरे में जाते और वो कहते ये चीज़ बहुत महंगी है इसलिए मैं इसे नहीं रख सकती हूँ। दुकान के मालकिन ने क्योगा को कंगा तोहफे के रूप में देने के लिए कहा था क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम अगर किसी से शादी करने के वाले हैं तो उसे हमें कंगा देना होगा। यूरी ने उससे कहा था कि मियो टूटी हुई कंगा का इस्तेमाल करती है। वो बहुत अलग है। वो कहता है मैं इसे वापस नहीं ले सकता हूँ। मियो कहते हैं इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। क्योगा को पता लगता है कि सैमुरी परिवार ने मियो के साथ नौकर की तरह व्यवहार किया है। वो उससे प्यार भी नहीं करते हैं। वो उसे डांटते हैं और जब से उसकी मम्मा की मृत्यु हुई है तब से वो उसे घर का सारा काम करवाते हैं। और उसे ये भी पता लगता है कि मियो की मम्मा उसुबा परिवार से है। उसुबा परिवार के खून में लोगों के दिमाग से खेलने वाली शक्ति है। लेकिन वो नहीं जानता कि मियो के मम्मा की शादी मिस्टर सनीची से कैसे हुई। कुछ शिकिगामी क्योगा की जासूसी कर रहे होते हैं। क्योगा घर जल्दी जाने लगता है क्योंकि वो जानता है मियो उसका इंतज़ार कर रही है। कुछ शिकिगामी क्योगा की जासूसी कर रहे होते हैं। क्योगा उन्हें हरा देता है। वो सोचने लगता है कि आखिर कौन उसकी जासूसी करना चाहता है। मियो एक सपना देखती है जिसमें वो अपनी मामा और मिस्टर सनीची को देखती है। मिस्टर सनीची जान चुके थे कि मियो के अंदर कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है। मियो की मामा चाहती थी कि वो मियो से प्यार करे। वो मियो से प्यार बिल्कुल नहीं करने लगे थे। वो कहती है मेरे पास समय नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। वो मियो को देखती है। तभी मियो का सपना टूटता है। वो अपनी मामा को याद करने लगती है। मियो यूरी से मिलती है। वो यूरी से पूछती है कि मुझे किस तरीके का तोहफा क्योगा को देना चाहिए। यूरी कहती है आपको क्योगा को अपने हाथों का बना हुआ तोहफा देना चाहिए। वो उसे एक किताब देती है। वो क्योगा से कहती है कि मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए यूरी के साथ मार्केट में जाना होगा। वो कहता है मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चलूँगा। वो कहती है नहीं मुझे अभी उस सामान को खरीदना होगा। वो कहता है ठीक है। क्योगा उसे एक एमुलेट देते हुए कहता है तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना है। वो मन में कहती है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। काया कोजी से मिलने के लिए उसके घर में आई हुई है। मिस्टर तत्सुशी के 2 बेटे हैं
बड़े बेटे का नाम है कजूसी और छोटे बेटे का नाम है कोजी। कजूसी कहता है कोजी, तुम हमेशा अपने पिता का कहना मानते हो इसलिए वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो अपने बड़े भाई की बुराई करने लगता है। वो अपनी जादू से उसका मुंह बंद कर देता है। वो कुछ नहीं कह पा रहा होता है। यूरी और मियो सामान खरीद रहे होते हैं। यूरी सामान खरीदने के लिए दूसरी दुकान में चले जाती है। मियो अकेली होती है। भी काया और कोजी वहाँ आते हैं। काया कहती है ये तो मियो है। मियो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे देखकर डर रही होती है। क्योका मिस्टर सैमोरी के परिवार में आया है। वो कहते तुम्हें हमें यहाँ बता कर आना चाहिए था, हम तुम्हारा स्वागत अच्छे से करते। क्योका कहता है मैं आपकी बेटी मियो के बारे में आपसे जानने के लिए आया हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहता है लेकिन उससे पहले मैं आपके परिवार को दहेज देने में शर्म महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने मियो के साथ कैसा व्यवहार किया है। काया कहती है मुझे तो लगा तुम मर चुकी होगी। वो डर रही होती है। काया हंसते हुए कहती है ज़रूर क्योका ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। मियो कहती है ऐसा नहीं है। कोजी कहता है काया कुछ मत कहो। वो कोजी के करीब आती है और कहती है क्योका ज़रूर दिखने में खूबसूरत नहीं होगा, उसने तुम पर तरस खाया होगा। हमें तो लगा तुम मर चुकी होगी। वो उसकी बहुत बेइज्जती करती है। कोजी वहाँ से जाना चाहता है लेकिन वो उसे जाने से रोकती है। क्योका कहता है मैं आपको दहेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मियो से माफ़ी मांगनी होगी। आपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी उसके साथ किया है, आपने उससे बिल्कुल प्यार नहीं किया है। काया मियो के करीब आकर कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तब तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। मैं तुम्हें पैसे देने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी यूरी वहाँ आती है और वो मियो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने आने में देर कर दी है। वो पूछती है क्या आप उन्हें जानते हो। काया कहती है मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछती है क्या आप उसके साथ काम करती हो। वो कहती है मैं उसके साथ काम नहीं करती हूँ, बल्कि वो मेरी मालकिन है। वो क्योका की होने वाली वाइफ है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहती है मेरा नाम यूरी है। काया जानबूझकर क्योका की तारीफ करती है। यूरी कहती है आपने जो भी अफवाह क्योका के बारे में सुनी वो सब झूठ थी। वो मियो को घर ले जाने लगती है। वो कहते हैं हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। क्योका कहता है मैं इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मियो और यूरी घर आ चुके हैं। मियो कहती है मैं ठीक हूँ। काया जेलस फील कर रही होती है क्योंकि वो बचपन से मियो से नफरत करती है। मियो अब जिंदा है और खुश भी है। तभी उसके सामने से क्योका गुजरता है। वो दोनों क्योका को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्योका दिखने में खूबसूरत है। क्योका मियो को देखकर समझ जाता है कि वो परेशान है। वो पूछता है क्या हुआ। मियो कहती है कुछ नहीं। यूरी क्योका से कहती है कि आज मियो काया से मिली तब से वो दुखी है और जब से मियो यहाँ पर आई हुई है तब से वो किचन का काम कर रही है। मियो रो रही होती है। क्योका वहाँ आता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लोगों की बातों को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो क्योका से माफ़ी मांगती है। क्योका कहता है मियो के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। उसे ये महसूस दिलाना होगा कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। उसे अपने आप से प्यार करना होगा। वो किसी को एक लेटर लिखता है। मियो क्योका के लिए तोहफा बनाती है, लेकिन उसने अब तक क्योका को तोहफा नहीं दिया है। तभी उसके कमरे में कोई आता है। ये एक मेड है जिसका नाम हाना है। वो सैमोरी परिवार में काम किया करती थी। बचपन में वो मियो के करीब थी, लेकिन कुछ कारण से उसे सैमोरी परिवार से निकाल दिया गया। मियो कहती है मैं आपसे मिलकर खुश हुई। वो कहती है मुझे पता लगा कि आपकी शादी होने वाली है। सच कहूँ तो मैं खुश हूँ। मेरा एक बेबी भी है। वो कहती है सुनकर अच्छा लगा। हाना कहती है मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। आप यहाँ पर खुश लग रहे हो, क्योंकि हाना तब भी वहाँ थी जब उन तीनों ने मियो को कमरे में बंद कर दिया था। उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो रोते हुए कहती है मैं आत्माओं को नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मुझे खुश रहने का अधिकार भी नहीं है। हाना कहती है ऐसा नहीं है, मुझे एक लेटर मिला। वो लेटर क्योका ने मुझे भेजा था। वो उसे लेटर दिखाती है। हाना कहती है वो एक अच्छा इंसान है। मियो जान चुकी है कि क्योका को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। हाना कहती है
आपको क्योका से बात करनी होगी। वो क्योका के कमरे में जाती है। वो क्योका से कहती है मैं आत्माओं को नहीं देख सकती हूँ और मेरे पास सुपरनैचुरल एबिलिटी भी नहीं है। मैंने नौकर की तरह काम किया है। मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम चाहो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं यहाँ से जाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे काम दिया। तुम मेरे साथ टाउन में गए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये है। अगर तुम इसे जला भी दोगे तब मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ रहना होगा और मैं तुमसे जल्द ही शादी करने वाला हूँ। वो उसे गले लगाता है। वो कहती है क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? क्योका कहता है ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। वो कहता है तुम इसे मेरे बालों पर लगाओ। वो उसके बाल बांधती है। हाना अपने घर जा चुकी है। मिस्टर तत्सुशी चाहते हैं कि मियो की शादी उनके बेटे कजूसी के साथ हो। वो काया का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मियो की शादी कजूसी से करा सके। यूरी और एक लेडी मियो की मदद कर रही होती है। मियो को किमोनो ड्रेस देखकर अपनी मम्मा का पसंदीदा चेरी ब्लॉसम के पेड़ की याद आने लगती है। क्योका कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो कहती है मैं तुम्हारा महंगा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है तुमने मुझे अपने हाथों का बना हुआ तोहफा दिया है, इसलिए तुम इस किमोनो ड्रेस को अपने पास रखो। वो दोनों हंसने लगते हैं। मियो उन्हें देखती है। वो कहते हैं क्योका ने ये किमोनो ड्रेस आपके लिए ही खरीदा है। मिस्टर तत्सुशी काया को क्योका और मियो की फ़ोटो दिखाते हैं। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने क्योका को अपने घर से बाहर आते हुए देखा था। वो बहुत खूबसूरत है। वो इसलिए भी जेलस फील कर रही होती है क्योंकि मियो क्योका के साथ बहुत खुश लग रही है। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ मियो की शादी मेरे बड़े बेटे के साथ हो जाए। वो कहते हैं मेरे पिता इसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मियो उनके लिए खाना बना रही होती है। योशितो और क्योका घर पहुँचते हैं। तोशितो कहता है आज रात मुझे मियो के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मियो से मिलने वाला हूँ। लेकिन वो मियो के बारे में ही कही जा रहा होता है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। क्योका कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ। वो कहते तुम कर रहे हो, जिसके बाद क्योका उसे पीटता है। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तभी मियो उनके सामने आती है। क्योका मियो को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। काया मियो की जासूसी करती है। वो बहुत जेलस फील कर रही है क्योंकि मियो इस समय बहुत खुश है। वो रात का डिनर साथ में करते हैं। योशितो मियो के खाने की तारीफ करते हुए कहता है क्योका बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसे तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। मियो योशितो को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने हाना को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया था। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मेरी तारीफ़ नहीं की है। वो मियो से मजाक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योका कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम बेकार की बातें मत करो। वो चले जाता है। मियो क्योको को थैंक यू कहती है क्योंकि आज वो बहुत खुश है। काया मिस्टर सनीची से मदद मांगती है। वो कहते हैं तुम्हें मियो को भूलना होगा। काया को लग रहा होता है कि मियो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकती है और वैसे भी उसकी शादी क्योको के साथ नहीं होनी चाहिए। काया कोजी के कमरे में आती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम मियो से शादी करना चाहते हो। मियो एक अजीब सपना देखती है। क्योका मियो के कमरे से गुजर रहा होता है। उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो मियो के कमरे में जाता है और उसे ज़मीन पर लेटा हुआ पाता है। वो माफ़ी मांग रही होती है। वो उसे उठाता है और पूछता है क्या हुआ। मियो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है भविष्य में कोई भी तुम्हें परेशान करे तब तुम मुझे बताना, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मियो कहती है ज़रूर। कोजी दो आदमियों को देखता है। उसे याद आता है कि काया ने उससे कहा था कि वो चाहे तो मियो से शादी कर सकता है। वो समझ जाता है कि काया और उसके पिता मियो के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मियो क्योका के लिए खाना बना रही होती है। वो यूरी के साथ क्योका को खाना देने के लिए चले जाती है। खोजी काया और अपने पिता से मिलता है। काया कहती है मैं जानती हूँ तुम मियो से शादी करना चाहते हो और अब मैं क्योका से शादी करना चाहती हूँ। वो कहते मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो दोनों क्योका जहाँ काम करता है वहाँ पहुँचते हैं। वो उसे खाना देते हैं। क्योका पूछता है क्या तुम्हारे पास एमुलेट है। वो कहती है हाँ। कोई क्योका को बुलाता है। वो कहता है तुम अपना ध्यान रखना। तभी उसे याद आता है कि एमुलेट तो वो लाई नहीं। वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी दो लोग मियो का किडनैप कर लेते हैं। यूरी कुछ नहीं कर पाती है। इस समय कुछ गुस्से में है क्योंकि वो जानता है कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने
मियो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। वो उससे घर का सारा काम करवाते थे और उसके पिता चाहते हैं कि मियो की शादी उनके बड़े बेटे कजोसी के साथ हो। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो कोजी को डराते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वो मियो से मिलने के लिए जा रहे हैं। कजोसी कोजी को आज़ाद कराता है। वो कहता है तुम्हें मियो की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पिता से लड़ाई करनी होगी। कोजो मियो को बचाने के लिए जाता है। यूरी क्योका से कहती है कि मियो का किडनैप हो चुका है और उसके पास एमुलेट भी नहीं है। मियो अपने आप को एक अजीब जगह में पाती है। काया और कनोको ने मियो को किडनैप कर लिया है। वो दोनों सैमुराई परिवार में मियो को बचाने के लिए जा रहे हैं। कोजी क्योका का देख रहा होता है। वो कहता है तुम्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योका कहते हैं तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि हम मियो को बचा लेंगे। कनोको कहती है मियो तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हें वैसे बोलना है। बोलो मैं क्योका से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मियो उनकी बातों को मानने से इनकार करती है। काया मियो को डराते हुए कहती है तुमने आज बहुत खूबसूरत किमोनो ड्रेस पहना है। मैं इस ड्रेस को खराब कर दूंगी। तुम्हें मेरी मम्मा की बात माननी होगी। काया मियो से वादा करती है अगर उसने मम्मा की बात मान ली तब वो कोजी से शादी कर सकती है। मियो काया की बात मानने से इनकार करती है। वो मियो की ड्रेस काट देती है। वो मियो को डराती है। मियो कहती है मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। कनोका मियो को थप्पड़ मारती है। कायल रस्सी को काट देती है और कहती है तुम कुछ नहीं हो, तुम इस दुनिया में एक बोझ हो। कोजी और क्योका सैमुराई परिवार में आते हैं। मियो कहती है मैं क्योका से शादी करना चाहती हूँ। कनोका उसे मारती है। वो मन में कहती है मैंने अतीत में बहुत कुछ सहा है, मैं हमेशा उनसे माफ़ी मांगती थी। वो अपनी शक्ति से सैमुराई परिवार का मेन गेट चला देता है। वो उन्हें देखता है जिसके बाद वो पूछता है कि मियो कहाँ पर है। मिस्टर सनीची को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर तत्सुशी कहते हैं मैं तुम्हारी शादी मियो से बिल्कुल नहीं करवाऊंगा और वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो क्योका से लड़ाई करते हैं। क्योका उन्हें हरा देता है। वो दोनों सोचती है कि बाहर इतना शोर क्यों है। कनोका मियो को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। कोजी कहता है मियो जरूर स्टोर रूम में होगी। मिस्टर सनीचे का घर पूरा जला देते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं। काया मियो का गला दबाते हुए कहती है तुम्हें क्योका से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। उसे याद आता है कि अतीत में उसने कितना कुछ सहा, लेकिन क्योका ने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। मियो कहती है मैं अपनी आखिरी सांस तक क्योका का इंतज़ार करूँगी। वो स्टोर रूम में आता है। वो मियो के पास जाता है। वो क्योका को देखकर मुस्कुराती है। कनोका हैरान है क्योंकि पूरी जगह जल चुकी है। क्योका कहता है तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। काया कहती है वो कुछ काम नहीं कर सकती है, उसे कुछ नहीं आता, वो घर का काम करती है, वो मुझसे अच्छी नहीं है, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। क्योका कहता है चुप रहो। वो उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। काया उसे रोकती है। वो कहता है मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा और वैसे भी तुम सब ने मियो के साथ अतीत में बहुत बुरा किया। वो मियो को लेकर चले जाता है। वो इस समय गुस्से में है। वो कहती है वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। कोजी कहता है ऐसा मत कहो। वो कहती है मैं मियो को मारना चाहती हूँ। वो कहता है मैं उसको सैमुराई परिवार से आज़ाद कराना चाहता था, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मियो अपनी मम्मा का सपना देखती है। मियो की मम्मा ने उससे कहा था कि तुम्हें सुरक्षित रहना है। राजा मिस्टर तत्सुशी से नाराज़ है क्योंकि राजा नहीं चाहता कि क्योका और मियो साथ में रहे। वो राता को क्योका से मिलने के लिए कहता है। मियो जागती है और क्योका को अपने सामने पाती है। क्योका कहता है कल जो कुछ भी सैमुराई परिवार में हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यूरी मियो को सुरक्षित देखकर खुश है। वो सैमुराई परिवार में जाना चाहती है। क्योका उसे वहाँ ले जाता है। वो जगह नष्ट हो चुकी है। क्योका मियो से कहता है मिस्टर सनीची और कनोको इस टाउन से जा चुके हैं, उनके साथ कुछ नौकर भी है। मिस्टर तत्सुशी का बड़ा बेटा कजोसी अब से परिवार का हेड है, वो मेरा काम मानेगा। काया किसी और के घर में नौकर बन के रहेगी। जिसके बाद हम काया को देखते हैं वो अपना सामान रख रही होती है। तभी कोजी वहाँ आता है। वो काया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। काया कहती है मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे बिल्कुल बात मत करो। वो अपनी फ़ोटो देखती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। मियो चेरी ब्लॉसम का कटा हुआ पेड़ देखकर अपने मम्मा को याद करती है। वो जैसे उसे छूती है वो गायब हो जाता है। वो पीछे हट जाती है। क्योका उससे कहता है क्या हुआ। वो माफ़ी मांगता है। मियो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खुश हूँ। वो कहता है
हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इससे पहले तुम्हें मेरे परिवार से मिलना होगा। मियो कहती है तुम्हारे परिवार ने मेरी बहन को शादी का प्रस्ताव भेजा था, शायद वो मुझे पसंद ना करे। क्योका कहता है अगर मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तब मैं उनके साथ लड़ाई करूँगा। मियो और क्योका हंसने लगते हैं। तभी खोजी वहाँ आता है। वो उन दोनों को साथ में देखकर खुश होता है। वो मियो से अकेले में बात करना चाहता है। खोजी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं की। मियो कहती है क्योका ने मुझे सब कुछ बताया, तुमने मुझे ढूंढने में क्योका की मदद की थी। वो कहता है अतीत में मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें वो याद है? फिर हम अतीत में देखते हैं वो हमेशा मियो को खुश देखना चाहता था, लेकिन मियो को खोजी का कहा हुआ कुछ भी याद नहीं है। वो उसे देखकर खुश है। मियो उससे माफ़ी मांगती है। वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता था और आज ये सपना मेरा पूरा हो चुका है। वो मियो से अलविदा करके चले जाता है। हर कोई जान चुका है कि मियो और क्योका की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो दोनों साथ में खुश है। तभी एक लड़की क्योका के घर आती है। वो कहती है मेरा नाम हसूकी है और मैं क्योका की बड़ी बहन हूँ। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। अतीत में मियो ने क्योका से कहा था कि वो घर की जिम्मेदारी संभालना चाहती है, इसके लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। हसूकी मियो को सिखा रही है कि उसे किस तरीके से काम करना चाहिए। वो कहती है क्योका ने मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी टीचर बन सकूँ। वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो गुस्से से अपने भाई को देखने लगती है क्योंकि वो कभी भी पूरी बात किसी को भी नहीं बताता है। क्योका उनकी बातों को सुन रहा होता है। यूरी क्योका को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे मियो की फिक्र है। हसूकी मियो को फ्लावर के बारे में बताती है। मियो को फ्लावर के नाम तक याद नहीं है। हसूकी कहती है मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी, मेरा तलाक हो चुका है, मैंने ग्रेजुएशन पास की है। वो जानती है कि क्योका उनकी बातों को सुन रहा है। वो कहती है मियो हमारे साथ जाएगी। तभी क्योका अंदर आता है। वो कहता है मियो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है मैं मियो को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और वैसे भी मैं जानती हूँ अगर मियो यहाँ से चले गए तब तुम्हारा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगेगा। वो कहता है मियो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हसूकी कहती है 2 महीने के बाद एक पार्टी होने वाली है, हम मियो को वहाँ सबसे मिलाएंगे। वो मियो का टाइम टेबल बनाकर चले जाती है। रात को क्योका को ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कुछ घटना घटी है। वो मियो के कमरे में जाता है क्योंकि उसे शक है कि शायद मियो को सपना आ रहा होगा। वो मियो को देख रहा होता है। मियो को अपने अतीत का सपना आ रहा है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कब्र से इस आत्मा को आज़ाद करा रहे हैं। अगले दिन क्योका जनरल से मिलता है। वो कहते हैं कल रात बहुत अजीब घटना घटी, किसी ने कब्र को खोदा है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। वो कहता है उस परिवार का रक्त यानी मियो हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। क्योका जनरल से कह रहा होता है कि इतिहास में कब्र के बारे में बताया गया है कि एक जगह ऐसी है जहाँ सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ वाले लोगों को दफनाया जाता था। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जो आत्माएं नेगेटिव है वो अपनी नेगेटिव भावनाओं के कारण ग्रोटस कैरेज में बदल गई। उन्हें उस जगह में कैद कर लिया गया, लेकिन कल रात किसी ने उस जगह में कब्र को खोल दिया जिससे वो आत्मा आज़ाद हो गई। अब वो पूरे शहर को नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल लोगों तो कहते हैं सील को कौन तोड़ सकता है और उसका मकसद क्या है। उन दोनों की मुलाकात कजूसी से होती है। क्योका कहते हैं तुम इन कपड़ों में राजकुमार से कैसे मिल सकते हो। वो कहता है मैं मिलिट्री में काम नहीं करता हूँ और वैसे भी ये मेरा पसंदीदा फॉर्मल अटायर है। वो तीनों राजकुमार तकाहितो से मिलते हैं। कजूसी तकाहितो को अपने बारे में बताता है कि मैं तत्सुशी फैमिली का नया हेड हूँ और आपने मेरे पिता को माफ़ करके एक अच्छा काम किया है। मैं अपने पिता के द्वारा किए गए बुरे काम के लिए क्षमा मांगता हूँ और अब से मैं रूडो फैमिली का हर कहा मानूंगा ताकि लोग मेरे परिवार के ऊपर विश्वास कर सके। वो बुरी आत्माओं के बारे में बात करते हैं कि हमें जल्द से जल्द युद्ध की तैयारी करनी होगी क्योंकि दुनिया का अंत जल्द होने वाला है। वो सभी जाने लगते हैं। तकाहितो क्योका को रोकता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी फियांसी के अतीत के बारे में पता लगा। तुम दोनों के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। इसी बीच हसूकी मियो को प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है। वो मियो को वेस्टर्न एटिक्यूट सिखा रही है। क्योका को लगता है शायद तकाहितो ने मियो के भविष्य को देखा है। उसे
उसूबा परिवार के सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ के बारे में याद आता है। शायद मियो के सपने के साथ ज़रूर कोई खेल रहा है। वो जाने लगता है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्योगा कहता है, मैं काम से जा रहा हूँ। असूकी जाते वक्त कहती है, हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, इसलिए अब तुम मुझे मिसेस कहना बंद करो। मियो असूकी का नाम बोलती है। वो अपने घर चले जाती है। मियो के पास अब एक परिवार है जिसे वो अपना कह सकती है, जिनसे वो प्यार कर सकती है। क्योगा उसूबा परिवार के बारे में जानना चाहता है। इन्वेस्टिगेटर क्योगा से कहता है, उसूबा फैमिली में बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी है। हमें नहीं पता कि मियो की मम्मा की शादी सैमुरी परिवार में कैसे हुई। वो उसे और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। अगले दिन क्योगा अराता से मिलता है। अराता शाही परिवार का एक मिनिस्टर है। वो ग्रोटस कैरेज के बारे में बात करने के लिए आया है। वो बोलता है, हमें कुछ लोग उस जगह बेहोश मिले, शायद वो विक्टिम्स है। क्योगा कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है, मैं दूसरी जगह भी एक कंपनी चलाता हूँ। मेरा काम क्लाइंट के बारे में पता करना है और उनसे बात करना है। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। हमें हाल ही में तुम्हारे अतीत के बारे में पता लगा कि तुमने मियो से एंगेजमेंट कर ली है। सच कहूँ तो तुमने अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और मैं जानता हूँ शादी करना आसान काम नहीं है। क्योंकि कहता है, ज़रूर। रात को वो सभी उस जगह जाते हैं जहाँ बुरी आत्माओं को आज़ाद किया गया था। क्योगा को जंगल में आवाज़ सुनाई देती है। वो उन पर हमला करते हैं। मियो को बुरी आत्माओं का सपना आता है। वो बहुत डरावना होता है। कजूसी और जनरल विक्टिम को देखते हैं। कजूसी विक्टिम का अतीत देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी ये है कि वो किसी भी जादू या श्राप को दूर कर सकता है। अगर वो इंसान जिंदा हो तब वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन वो इंसान अभी बेहोश है। वो कहता है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। विक्टिम उन आत्माओं के साथ ज़रूर मिला होगा जिन्होंने कल रात बुरी आत्मा की कब्र को खोदा था। वो उसके जागने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद हम अराता और हेड मिनिस्टर को देखते हैं। वो कहते हैं, उसूबा फैमिली की शक्तियाँ जाग रही है। अराता उसूबा फैमिली से है। वो मियो का प्रोटेक्टर है। वो टाउन में घूमने के लिए जाते हैं। मियो कुछ बात नहीं कर रही होती है। हसूकी कहती है, मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें थकान महसूस हो रही है। दो बच्चे खेल रहे होते हैं। वो मियो से टकराते हैं, तभी मियो बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी नज़रों के सामने क्योगा है। मियो अराता को अपने सामने पाकर माफ़ी मांगने लगती है। अराता कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हसूकी कहती है, हमें घर जाना होगा। वो तीनों घर जाने लगते हैं। अराता कहता है, मियो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योगा जल्दबाजी में घर आता है। जिसके बाद वो दोनों उसूबा फैमिली के बारे में बात करते हैं। हसूकी कहती है, क्या मियो जानती है वो उसूबा फैमिली से है? क्योगा कहता है, बचपन में मियो की मम्मा की मृत्यु हो गई थी। उसे बताने वाला कोई नहीं था कि वो कौन है। वो क्योगा से टाउन में कल रात एक घटना घटी उसके बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद हम कल रात एक आदमी और उसके पपी को देखते हैं। वो दोनों बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। पपी एक जगह देखकर भौंकने लगता है क्योंकि वहाँ बुरी आत्माएं होती है। वो उन दोनों को मार देती है। मियो को डरावना सपना आता है। वो फिर से डरावना सपना नहीं देखना चाहती है। उसे प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग के लेसन कम कर दिए गए हैं ताकि वो आराम करे। क्योगा मियो को कॉल करता है। वो कहता है, तुम्हें घर का ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और आज रात मैं देर से घर आऊँगा। तुम्हें मेरे बिना खाना खा लेना होगा। जिसके बाद वो तीनों साथ में खाना खाते हैं। मियो हसूकी से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछती है। हसूकी कहती है, सच हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में मुझसे पूछता है। वो अपने बारे में बताती है, जब मैं 17 वर्ष की थी तब पॉलिटिकल मैरिज के तहत मेरी शादी हो गई। मेरे पति दयालु थे, लेकिन मुझे घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता था, ना ही मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। लेकिन एक दिन हमारे बीच लड़ाई हुई। वो लड़ाई तलाक तक पहुंच गई थी। जिसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। मैं अपनी मम्मी पापा के घर आकर रहने लगी। वो पूछती है, मियो तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मियो कहती है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें मैं अपना परिवार कह सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं क्योका के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है क्योका बहुत खुशकिस्मत है। जिसके बाद हम क्योका और इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। वो सुबह क्लैंग के बारे में जानना चाहता है। रात को क्योका आसमान में चांद को देख रहा होता है। मियो कहती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो कुछ दिन से मियो के साथ समय नहीं बिता पा रहा था। वो कहती है हसुकी और तुम्हारा रिश्ता कैसा है। वो कहता है हम दोनों भाई बहन हैं। हम दोनों आपस में लड़ाई करते हैं लेकिन हम एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। सच कहूँ तो हसुकी एक अच्छे इंसान है लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मियो सोचती है काश कोई ऐसा होता जिससे वह अपने मन की सारी बातें कर सके। वो मियो को अपने करीब बैठने के लिए बुलाता है। मियो उसके करीब आती है। क्योका उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आती है। मियो कहती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो उसे गले लगाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे दिल में जो कोई भी बात हो तुम मुझे बताना। हम एक परिवार की तरह रहेंगे। तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मियो सोच रही होती है कि क्योका एक अच्छा इंसान है। वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझता है। तभी कोई क्योका के घर में आता है। मियो देर से दरवाज़ा खोलने के लिए माफ़ी मांगती है। अराधा उनके घर आया है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछता है तुम कैसी हो। मियो कहती है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो कहता है क्योका कहाँ है। मियो कहती है वो काम से गया हुआ है। अराधा कहता है मुझे लगा कि क्योका घर में होगा इसलिए मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हूँ। वो कहता है मेरा नाम अराधा शिरोकी है। मियो कहते हैं मेरा नाम मियो सैमोरी है। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हर कोई आजकल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है कि कूड़े परिवार के लड़के क्योका की एक फियांसे है और ऐसी अफवाह है कि क्योका एक क्रूर इंसान है। मियो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हालत के पीछे क्योका ही जिम्मेदार है और वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। तुम इस समय उसकी फियांसे बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। मियो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है ऐसा ही है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है बस करो। तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम उसकी बुराई करना बंद करो। उसके सर में दर्द होने लगता है। अराधा कहता है क्या तुम ठीक हो। मियो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने ऊंची आवाज़ में उससे बात की। अराधा कहता है इसमें मेरी गलती है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो उसके करीब आकर कहता है अगर तुम्हें किसी एडवाइस की ज़रूरत हो तब तुम मुझसे आकर मिलना। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मियो को देकर चले जाता है। मियो सोचती है आखिर वो कहना क्या चाहता था। मिनिस्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग क्योका को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो क्योका को परेशान देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है मुझे घर जल्दी जाना है। मियो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जिसके बाद हम एक मीटिंग में उन पांचों को देखते हैं। क्योका को टाउन में बुरे आत्माओं से लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब से वो शहर के फैसले खुद ही ले सकता है। जिसके बाद वो क्योका से मिलता है। वो कहता है देर से आने के लिए मुझे माफ़ कर दो क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए पहुंचा था। सच कहो तो तुम्हारी फियांसे बहुत अच्छी है। तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट करते हो। वो बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं उससे कुछ दिन पहले टाउन में मिला था। वो बेहोश होने वाली थी। क्योका कहता है सच में क्योंकि क्योका को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और राधा कहता है तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि तुम एक क्रूर इंसान हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तब तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जिसके बाद क्योका को इन्वेस्टिगेटर से पता लगता है कि उसूबा क्लैन के फैमिली रजिस्टर में एक नाम मियो के मामा का भी है। उसका नाम सोमी सुरुकी है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अराधा के कॉन्टैक्ट नंबर में उसका पूरा नाम है। उसका पूरा नाम अराधा सुरुकी है। उन दोनों का सरनेम एक जैसा है। वो जल्दबाजी में अपने घर पहुंचता है। वो मियो को किचन में काम करता हुआ देखता है। मियो इस समय बहुत कमज़ोर लग रही है। वो कहता है तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम टाउन में बेहोश हो गई थी। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डरावने सपने आते हैं। मियो कुछ नहीं कह रही होती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम्हारे पास समय नहीं होगा। वो रोने लगती है क्योंकि वो उसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। मियो कहती है मैं सिर्फ वो कुछ और बोल पाती वो बेहोश हो जाती है। मियो के पॉकेट से अराधा का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है।
क्योका मियो को लेकर उस सुपर मैंशन की ओर जा रहा होता है। मियो को होश आ चुका है। वो दोनों उस सुपर मैंशन में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखता है जो सिर्फ गर्मियों में होता है। मियो को चेरी ब्लॉसम का पेड़ जाना पहचाना से लग रहा होता है। तभी अराता उनके सामने आता है और कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो अपने बारे में बताता है कि मेरा असली नाम अराता हुसूबा है और मेरा नकली नाम अराता सुरुगी है। मियो, मैं तुम्हारे परिवार से हूँ और मैं तुम्हारा कज़िन हूँ। ये सुनकर मियो हैरान हो जाती है। क्योका कहता है, अराता तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? अराता कहता है, तुम यहाँ मियो को सपना ना आए इसलिए आए हो। क्योका कहता है, ये सब हुसूबा फैमिली के खून की वजह से हो रहा है। वो कहता है, मियो की सुपर नेचुरल एबिलिटी के कारण ये सब हो रहा है। क्योका कहता है, क्या मियो के पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है? वो कहता है, शायद। ये एबिलिटी बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी है। मियो उदास होकर कहती है, बचपन में जब मेरे पिता ने आत्माओं को देखने वाला टेस्ट मेरे और काया के सामने रखा था, उस समय मैं सैमुरी परिवार की आत्माओं को क्यों नहीं देख पाई थी। अराता कहता है, शायद तुम्हारे पास आत्माओं को देखने वाली एबिलिटी ना हो, लेकिन हमारे परिवार की एक खास बात है कि हमारे परिवार के खून में सुपर नेचुरल एबिलिटी है। वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ ना ग्रैंडपा? वो कहते हैं, मियो तुम बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो। जिसके बाद वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम योशिरो हुसूबा है। मैं हुसूबा फैमिली का हेड हूँ और मैं ही सुमो यानी तुम्हारी मम्मा का पापा हूँ। क्योका चाहता है मियो को डरावने सपने ना आए। वो कहते हैं, मियो को कुछ दिन हमारे परिवार के साथ रहना होगा। क्योका कहता है, आखिर आप चाहते क्या हो? योशिरो कहते हैं, मियो बहुत खास है। क्योका कहता है, आज से पहले आपने मियो के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वो किन हालातों से गुजर रही है। योशिरो कहते हैं, हमें नहीं पता था कि मियो के पास भी सुपर नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। हमें हाल ही में एहसास हुआ कि मियो के पास हमारी तरह ही सुपर नेचुरल एबिलिटी है। मियो किसी के भी सपने को देख सकती है और इंसानों के सपनों में हेर फेर भी कर सकती है। मियो हैरान हो जाती है क्योंकि मियो को बचपन से लेकर आज तक ये लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती है। योशिरो कहते हैं, ये एबिलिटी बहुत खतरनाक है। क्योका कहता है, आखिर आप मियो से चाहते क्या हो? वो कहते हैं, मियो को हमारे साथ कुछ दिन के लिए रहना होगा ताकि वो अपनी एबिलिटी का सही इस्तेमाल कर सके। क्योका कहता है, मैं मियो को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अराता कहता है, क्योका हमने इसलिए तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्योका गुस्से में कहता है कि मियो आपके परिवार में बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि वो मेरी फियांसे है। अराता कहता है, क्योका तुम मियो की रक्षा नहीं कर सकते हो और वैसे भी क्या तुम भूल चुके हो कि सैमुरी परिवार ने मियो के साथ क्या किया था? उन्होंने मियो को किडनैप कर लिया था, लेकिन फिर भी मियो को सपने आए। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारा काम बुरी आत्माओं से टाउन के लोगों की रक्षा करना है। मियो सोचती है, शायद क्योका मेरी वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसे मेरी बहुत फिक्र है। वो मियो से पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो? मियो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मन में कहती है, मैं क्योका के साथ रहना चाहती हूँ। क्योका हैरान हो जाता है। अराता कहता है, मियो भी हमारे साथ रहना चाहती है, लेकिन अगर तुम मियो को अपने साथ ले जाना चाहते हो तब तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। अगर तुम जीत गए तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मियो की सुपरनैचुरल एबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि उसे डरावने सपने ना आए। क्योका लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अराता क्योका पर हमला करता है, वो घायल हो जाता है। क्योका अराता को कई बार मारता है, लेकिन अराता सुरक्षित है क्योंकि उसने अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी का यूज़ किया है। वो कहता है, हमारी सुपरनैचुरल एबिलिटी बुरी आत्माओं से लड़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पास इंसानों से लड़ने की शक्ति है, वो भी उन इंसानों से जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटी है। अराता इल्यूजन पैदा करता है। उन्हें बहुत सारे अराता दिखाई दे रहे होते हैं। क्योका भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, वो अराता को हरा देता है। अराता फिर से इल्यूजन पैदा करता है। क्योका अराता को हराना चाहता है ताकि मियो उसके साथ रहे। मियो कहती है, लड़ाई मत करो। वो उन्हें रोकने के लिए जाना चाहती है।
वो कहते हैं अगर तुमने उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश की तब तुम मारी जाओगी। क्योका ने अराता को हरा दिया है। तभी अराता मियो का इल्यूजन पैदा करता है और क्योका को हरा देता है। मियो उसके करीब जाने लगती है। अराता अपनी शक्ति से क्योका को अराता मैंशन से बाहर निकाल देता है। मियो रोने लगती है। क्योका अपने आप से वादा करता है कि वो मियो को ज़रूर बचाएगा। वो दोनों क्योका को बुरी आत्माओं के बारे में बताना चाहते हैं। हसुकी के पास शक्ति है कि वो किसी भी इंसान के घाव को भर सकती है। हसुका का पति जनरल है। वो भी जान चुकी है कि मियो उस सुबा मैंशन में रह रही है। वो क्योका को समझाती है इस दुनिया में मियो का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हें खोने से डरती है। क्योका हेडक्वार्टर जाना चाहता है ताकि वो अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा कर सके, ताकि वो मियो को वापस कूडो मैंशन में लेकर आ सके। तकाहितो के पास भविष्य देखने की शक्ति है। वो जान चुका है कि भविष्य में कुछ होने वाला है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत खुश है क्योंकि उसका मकसद पूरा होने वाला है। अराता को पता लगता है कि शाही परिवार भविष्य में कुछ करने वाला है। अतीत में योशिरो ने अराता से कहा था कि तुम्हें अपना काम मन लगा कर करना चाहिए, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वो मियो से मिलता है और पूछता है तुम कैसी हो। वो कहती है क्योका कैसा है। अराता कहता है मैंने उसे उस सुपर मैंशन से बाहर निकाल दिया था, वो अब ठीक है और वो अपना काम कर रहा है। वो मियो की मम्मा की फ़ोटो दिखाता है। अराता कहता है तुम्हारी मम्मा के पास इंसानों के दिमाग को कनेक्ट करने वाली शक्ति थी, जिसे आम भाषा में हम टेलीपैथी कहते हैं। वो लोगों को अपनी बात पहुंचा सकती थी, जो एक सुपरनेचुरल एबिलिटी भी है। ये एबिलिटी तुम्हारे पास भी है। तुम्हारे पास किसी भी इंसान के सपने को देखने की शक्ति है। जब कोई इंसान सो रहा हो तब तुम अपनी मर्जी से उन्हें कोई सा भी सपने दिखा सकती हो, यानी तुम सपने में उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती हो, क्योंकि हर इंसान के लिए सोना ज़रूरी है। तुम उनका ब्रेन वॉश भी कर सकती हो। तुम अपना वर्तमान, अतीत और भविष्य देख सकती हो। मियो कहती है मुझे इस समय ही ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तभी योशिरो आते हैं। वो कहते हैं बचपन में तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी सुपरनेचुरल एबिलिटी को सील कर दिया था। इसके बाद से तुम अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। मियो कहते हैं ऐसा कौन कर सकता है। वो कहते हैं तुम्हारी मम्मा। मियो कहती है आखिर मम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। योशितो कहते हैं तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी सुपरनेचुरल एबिलिटी को सील कर दिया था, उन्होंने ऐसे क्यों किया था। योशितो कहते हैं मियो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारी मम्मा सूमी की शादी सैमोरी परिवार के लड़के सिनिची के साथ हुई और सूमी ने तुम्हारी सुपरनेचुरल एबिलिटी को सील क्यों कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब तुम पैदा नहीं हुई थी। हमारे परिवार का बिजनेस घाटे में जा रहा था, जिस वजह से हमारे ऊपर कर्जा हो गया। सूमी के लिए रिश्ते आ रहे थे। हर कोई सूबा परिवार की सुपरनेचुरल एबिलिटी के बारे में जानता था। वो अपने लड़के की शादी सूमी से करवाना चाहते थे। मैंने सभी को सूमी की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सूमी ने मुझे बिना बताए सैमोरी परिवार के लड़के से नीचे से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सैमोरी परिवार के असिस्टेंट ने कहा था अगर सूमी सिनिची से शादी कर लेगी तब वो उनकी मदद करेंगे, जिसके बाद उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा। मैंने सूमी को बहुत समझाया कि सिनिची तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मेरे खिलाफ सिनिची से शादी कर ली। तब से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हमारा परिवार टूट गया। जिसके बाद वो कहते हैं मियो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मियो को चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूना है। मियो ऐसा ही करती है। मियो जैसे ही चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूती है उससे अपनी मम्मा दिखाई देती है, क्योंकि वो इस समय सपने में है। सूमी किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। एल्डर सिनिची को समझा रहे होते हैं कि तुम जानते हो तुमने सूमी से क्यों शादी की है, तुम्हारी पॉलिटिकल मैरिज नहीं है। सिनिची कहते मैं जानता हूँ, मैंने सूमी से सिर्फ उसी युवा परिवार की सुपरनेचुरल एबिलिटी को पाने के लिए की है। कुछ समय के बाद मियो का जन्म होता है। सिनिची बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने सूमी से जिसलिए शादी की होती है वो काम पूरा हो चुका है।
मियो के अंदर भी सुमी की तरह ही सुपरनैचुरल एबिलिटी है। ये बात सुमी जान चुकी है। एल्डर सिनिची को डांटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है। वो सिनिची को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं। ये बात सुमी सुन लेती है। वो जानती है सैमोरी परिवार मियो की सुपरनैचुरल एबिलिटी का गलत इस्तेमाल करेगा। वो मियो से माफ़ी मांगती है। वो चेरी ब्लॉसम के पास मियो की सुपरनैचुरल एबिलिटी को सील कर देती है। उनके पास कम समय बचा हुआ है। कुछ समय के बाद सुमी की मृत्यु हो जाती है। मियो सब कुछ जान चुकी है। योशितो कहते हैं, मियो शायद अब तुम सब कुछ जान चुकी होगी। क्योका और उसके साथ ही बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहे होते हैं। योशितो को बचाते समय क्योका घायल हो जाता है। अराता मियो के कमरे में आकर पूछता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वो उसे पहनने के लिए कपड़े देता है जो मियो की मामा ने पहना था। मियो को आज सपना नहीं आया। उसे क्योका की फिक्र हो रही होती है। अराता कहता है, मियो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मियो कहती है, प्लीज़ मुझे एक बार क्योका से मिलने दीजिए। क्योका ने मुझे किमोनो ड्रेस दी थी। मुझे उसके समय बहुत फिक्र हो रही है। अराता गुस्से में कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है और वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मियो कहती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि ये मेरा काम है। मियो कहती है, प्लीज़ एक बार मुझे क्योका से मिलने दीजिए। योशितो कहते हैं, तुम्हें यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? मियो कहती है, आप मुझे एक बार क्योका से मिलने दीजिए। वो कहते हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें क्योका से नहीं मिलने दे सकता हूँ। मियो कहती है, प्लीज़ आप एक बार मेरा काम मान लीजिए। वो कहते हैं, तुम बिल्कुल सुमी की तरह हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ज़िद्दी थी। मुझे उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए था, वरना वो आज जिंदा होती और तुम्हारा बचपन दुख में न होता। तो मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आज से तुम्हें जो भी परेशानी होगी तुम मुझे बताना। मियो कहती है, मुझे नहीं पता मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। जिसके बाद वो अपने मन की बातें उन्हें बताती है। वो माफ़ी मांगती है। वो कहते, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछती है, क्या आप मम्मा से नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने आपकी बात को नहीं माना था? वो कहते हैं, आज मुझे पछतावा है। जब सुमी ने सिनिची से शादी की तो उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। अगर मैं उसे समझाता तो वो ज़रूर मेरी बात मान लेती। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हमारा परिवार की ब्लड लाइन जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और योशितो पेड़ को देख रहे होते हैं। वो सोचती है, आज मेरा परिवार मेरे साथ है, जो मुझसे प्यार करता है। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूती है। उससे अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वो अपनी मम्मा को देख पा रही होती है। वो इस समय सपने में जी रही है। सुमी कहती है, मियो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो रोने लगती है। तभी अराता दौड़ते हुए आता है। वो कहता है, मिलिट्री से मुझे एक मैसेज मिला है। बुरी आत्मा ने क्योका पर हमला किया है। वो इस समय बेहोश है और शायद वो कभी ना उठे। मियो जाने लगती है। अराता उसे रोकता है। मियो कहती है, मुझे उससे मिलना है। वो उसे धक्का देती है। अराता का चश्मा नीचे गिरता है। अराता कहता है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता था, बल्कि मैं किसी और के कहने पर ये सब कर रहा हूँ। ग्रैंडपा उसे कुछ भी कहने के लिए मना करते हैं। वो कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अराता कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सब हमें मिकादो ने करने के लिए कहा है। वो यहाँ के राजा है। उन्होंने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे बारे में किसी को भी ना बताएं और तुम किसी और सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले के साथ रिलेशनशिप में ना रहो। मियो कहते, आखिर ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो कहते, मुझे नहीं पता, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। मियो हैरान हो जाती है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो अराता को मारते हैं क्योंकि अराता मियो को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहते, जैसे तुम क्योका को अकेला नहीं छोड़ सकती हो, वैसे मैं तुम्हें परेशानी में नहीं रख सकता हूँ। मैं तुम्हें क्योका से ज़रूर मिलवाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। योशितो अराता और मियो को साथ में देखकर खुश है। वो दोनों क्योका से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ क्योका होता है। हसुकी मियो को देखकर खुश है। मियो क्योका को देखती है। वो इस समय परेशान है। अराता कहता है, मियो सिर्फ तुम ही उसकी रक्षा कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास सुपरनैचुरल एबिलिटी है। तुम उसके सपने में जा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ये कर सकती हो। मियो कहती है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अराता कहता है, मियो तुम्हारा शरीर यही रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा क्योका के शरीर के अंदर जाएगी। तुम्हें सिर्फ क्योका को ढूंढना है। उन्हें मियो पर विश्वास है कि वो क्योका की जान ज़रूर बचाएगी। मियो सपनों की दुनिया के अंदर जा रही है। वो अपने आप को सैमोरी मैंशन में पाती है। वो इस समय सपनों की दुनिया के अंदर है। क्योका बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहा है। क्योका को सिर्फ इतना याद है कि वो अपने साथियों के साथ उनसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब
वो उनके साथ नहीं है। वो इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो इतना समझ चुका है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड नहीं है और वो जितनी बार भी बुरी आत्माओं को मार रहा है वो कम ही नहीं हो रहे हैं। वो कहता है, मियो क्या तुम यहाँ पर हो? सैमोरी मैंशन के अंदर मियो जाती है। वो क्योका को ढूंढ रही है। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है। वो कहती है, मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। मियो उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द क्योका की जान बचानी है। वह उसका सामना अपने अतीत से होता है, यानी वो अतीत में जो थी वो वही है। उसी समय क्योका बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहा है। क्योका बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो मियो को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि वो इस जगह में बिल्कुल नहीं फंस सकता है। अगर वो इस जगह में फंस गया तो वो मर भी सकता है। मियो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, तुम क्योका के साथ नहीं रहना चाहती हो? मियो कहती है, क्यों? वो कहती है, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम हमेशा अकेले रहोगी जैसे तुम आज तक रहती आई हो। तुम जानती हो बचपन से लेकर आज तक क्या हुआ था। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहता है। तुम क्योका के लिए अच्छी नहीं हो। तुम उसे दर्द पहुंचा रही हो। तुम्हारी वजह से आज वो मरने की हालत में है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ईश्वर का दिया हुआ एक अभिशाप हो। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मियो कहती है, सच नहीं है। बचपन से लेके आज तक वो मेरा अतीत था, लेकिन आज जो लोग मेरे आसपास है मैं उनकी परवाह करती हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है, तुम हमेशा अकेली रहोगी। वो कहती है, मम्मा की मृत्यु के बाद मेरे अंदर जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मियो कहती है, तुमने सही कहा। मैं आज तक ऐसे ही जीती आई हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं अपने आने वाले भविष्य को बदल सकती हूँ। वो कहती है, तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं था। मियो कहती है, लेकिन आज मुझे अपने आप पर विश्वास है। वो कहती है, क्योका की हालत आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है। मियो कहती है, क्योका हमेशा मेरे साथ रहा है। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है उसे उस समय मुझ पर विश्वास था, जब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। इसमें मेरी गलती है। मियो उसके करीब आ रही होती है। मियो उसके करीब आकर कहती है, मैं क्योका को ज़रूर बचाऊंगी। वो कहती है, तुम्हारा कहा हुआ ज़रूर सच हो। वो गायब हो जाती है। मियो के पास अब क्योका का कुमिहिमो होता है जो उसने क्योका को तोहफे में दिया था। क्योका अब भी लड़ाई कर रहा होता है। मियो उसके सामने आती है। वो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी से उन्हें मार रही होती है। क्योका कहता है, ये क्या है? वो कहती है, तुम्हें चोट लगी है। वहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं होती है। असली दुनिया में कुछ लोग सपनों की दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। राजाओं के पास आते हैं। वो कहते हैं, उसूबा फैमिली की एक लड़की सपनों की दुनिया के अंदर पहुंच चुकी है। मियो कहती है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हम ज़रूर सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। राजा अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी की वजह से सपनों की दुनिया के अंदर बुरी आत्माओं पर काबू करता है। वो मियो और क्योका पर हमला करता है। मियो उसका डटकर सामना करती है। वो उसे मार देती है। असली दुनिया में भी उसका असर देखने को मिलता है। धीरे धीरे सपनों की दुनिया गायब हो रही है। क्योका कहता है, मियो तुमने मेरी जान बचाई। वो उसे कुमिहिमो देते हुए कहती है, इसी की वजह से मैं आज तुम्हें ढूंढ पाई। मियो कुमिहिमो को क्योका के बाल पर बांधती है। वो कहती है, सुबह मैंशन में जब मुझसे पूछा गया था कि मैं क्या चाहती हूँ तो उस समय मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं नहीं जानती हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? वो कहता है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उस समय मैं गुस्से में था। वो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्योका कहता है, क्या तुम मेरे जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो? मियो कहती है, हाँ। असली दुनिया में वो दोनों जाग रहे हैं। वो मियो और क्योका का नाम पुकार रहे होते हैं। सपनों की दुनिया के अंदर उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो सपनों की दुनिया से जाग चुके हैं। क्योका पूछता है, क्या हम वापस आ चुके हैं? वो कहते हैं, हाँ। हसुकी कहती है, क्योका हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो क्योका को गले लगाता है। अराता जाने लगता है। मियो उसे जाने से रोकती है। अराता कहता है, मियो तुम उसूबा फैमिली का एक पार्ट हो। तुम जब चाहो तब हमसे मिल सकती हो क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो। तकाहितो कहता है, जनरल बुरी आत्माओं को कब्र से बाहर निकालने वाला राजा था और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला भी राजा ही था। हम उसे ज़रूर सज़ा देंगे। वो दोनों कुडो मैंशन में पहुँचते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। मियो का तीर उसके आज पर हावी नहीं हुआ। जहाँ मियो को पहले अपने आप पर विश्वास नहीं था, वही आज वो अपने आप पर विश्वास करती है। अतीत में उसके अंदर ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आज वो जीना चाहती है। वो दिन आ चुका है जब मियो और क्योका को एक पार्टी अटेंड करनी है। वो कहती है,
तुम मेरी ज़िंदगी हो। आज मेरे अंदर ज़िंदगी जीने की उम्मीद सिर्फ तुम्हारी वजह से है और आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वो कहता है तुम भी, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं है कि वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। वो कहता है मियो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो हैरान होकर कहती है, कहीं तुम पछताओगी तो नहीं? क्योंकि कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मियो कहती है हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है मियो, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।